जिस तरीके से लगातार ये किसान आंदोलन हो रहा है उसमें मध्यस्थता बनाने के लिए और शांति लाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये भीड़ लगाना जो है असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने एक कमेटी बनाने की भी बात करी जिस पर किसान कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बातों को प्रोटेस्ट के माध्यम से रखने का, पर उसका कोई निष्कर्ष भी होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने कहा कि सालों साल तो आप रास्ते पर नहीं बैठ सकते, इसलिए एक मध्यस्थता के लिए कमेटी बनाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपका अधिकार है, पर दिल्ली के लोगों का भी अधिकार है कि वो भूखे ना मरे, और ये तक भी कहा किसानों के लॉयर को। पर दिक्कत इस बात की है, कई किसान संगठन इसको मान भी रहे हैं। राकेश टिकैत की मैंने बात सुनी तो वो कह रहे कि हम इसमें शामिल होंगे, पर जो फैंसी ड्रेस किसान है, योगेंद्र यादव इस तरीके के, जिन्होंने ना फार्म देखा ना फावड़ा उठाया कभी ज़िंदगी में, तो वो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मध्यस्थता करने के लिए। अब सोचिए, जिस आदमी ने, बहरूपिये ने पल पल अपना रूप बदल कर, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी गार्डनर, कभी प्लम्बर, कभी का फार्म, हाँ वो अब सलीम भी बोलते हैं, तो कभी मुसलमान, कभी किसान, जो बनता है वो हर किरदार में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक किरदार निभाना चाहती है जो उसका किरदार है, तब इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये वही लॉबी है जो कहती थी कि राम मंदिर मामले में मध्यस्थता कराओ सुप्रीम कोर्ट। अब मध्यस्थता कराने बैठी है सुप्रीम कोर्ट तो बोलते क्यों मध्यस्थता कराते हो। मगर ये तक टिप्पणी कर देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोदी की, इस शब्दों का प्रयोग किया जाए, मोदी के दलाल हैं, मोदी के गुलाम हैं, सब मोदी का है सर। तो देखिए ना, इतनी अजीब और गरीब बात है कि अगर फैसला अपने पक्ष में आए तब तो सारी संस्थाएं स्वतंत्र है, आज़ाद है, और अगर फैसला हमारे पक्ष में ना आए तब तो ये मोदी की गुलाम है। तो ये राहुल गांधी के मास्टर भी रहे हैं एक समय पर, तो ये राहुल गांधी की भाषा ही लोग बोलने लग चुके हैं। ईवीएम में अगर पंजाब में जीतते तो ईवीएम ठीक, और हारते हैं तो ईवीएम खराब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी तरफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले, वरना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। पार्लियामेंट में हमारी बात मानी गई तो पार्लियामेंट ठीक, वरना हम पार्लियामेंट्री कमेटी से वॉकआउट कर जाते हैं। राहुल गांधी शाही परिवार के हैं, तो इस तरीके से इनके दोहरे मापदंड है। पर इनको एक बात समझनी होगी किसानों को, कि किसान की मांगे जो भी है, सरकार बातचीत लगातार कर रही है, तैयार है, अमेंडमेंट करने को भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता हो रही है वो भी तैयार है, पर किसानों के कंधों पर चढ़कर कौन अपनी किसानी कर रहा है उसको समझना होगा किसानों को भी। सर ये जो तस्वीरें दिखते हैं सर, एक ही चीज़ की रट लगाना किसानों के द्वारा कि बिल आप वापस किसान ये रट लगा ही नहीं रहा। इस देश में 16 करोड़ कम से कम किसान हैं। 16 करोड़ में से अब आप घुमाएं सारे प्रोटेस्ट साइट, 4 लाख लोग होंगे, 11 लाख मान लो, चलो आपका फिगर ले लेते, हालांकि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पर 11 लाख ले लेते, 16 लाख ले लेते। 16 लाख 16 करोड़ का कितना हिस्सा हुआ? 99% किसान आज तक खुश है किसान के इन तीनों कानूनों से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद चले जाओ, राजस्थान में मंडी से ज़्यादा दाम प्राइवेट में मिल रहा है मूंग दाल का। महाराष्ट्र में कई किस्से आ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोगों का फ़ायदा हो रहा है इन किसानों के कानूनों से। तो वो किसान नहीं, वो भाजपा के कार्यकर्ता है। मगर जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिनको इस आंदोलन को सपोर्ट किया है, सबसे पहले बात हम कांग्रेस की करेंगे सर। उनके जो पिछले अध्यक्ष थे, जो जहाँ से सांसद है वायनाड से, केरल से, वहाँ पे मंडी व्यवस्था है नहीं, ये वहाँ पे बात नहीं करते। बिहार के जो हैं वो कहते हैं, आरजेडी के जो अभी प्रमुख बने होते चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वो कह रहे हैं, झारखंड में कहा जा रहा है यहाँ कभी मंडी व्यवस्था रही नहीं, और जो रही है तो वो उस तरीके से इसकी स्थिति नहीं जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में है। उन्होंने कभी वहाँ बात नहीं करी, और यहाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। अब कई सारे वामपंथी संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि केरल में तो एपीएमसी है नहीं, ना वहाँ पर मंडी है, ना वहाँ पर एमएसपी दी जाती है। वैसे भी एमएसपी तमाम जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं दी जाती, एमएसपी केवल 23 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। उसमें भी एमएसपी ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पैडी, जिसका मतलब है राइस, और वीट की होती है, धान और गेहूं की होती है। और उसमें भी अगर आंकड़े निकाल कर देखें, अभी खरीफ की हुई है तो उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब के किसानों का लिया जाता है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, बिहार के या मध्य प्रदेश के दाल उगाने वाले किसान की क्या गलती है जी? जो किसान फ्रूट वेजिटेबल्स उगा रहा है, देश में फ्रूट वेजिटेबल भी तो उग रहा है ना, उसको तो एमएसपी नहीं मिल रही ना। प्याज के लिए कोई एमएसपी नहीं है,
आलू के लिए कोई एमएसपी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि वो भी किसान है, चलिए अगर उन किसानों की कोई जायज़ मांगे हैं उसको सुनने के लिए भी तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी और वाम दल जब ये बातों को रखते हैं तो उनके सामने एक ही सवाल है कि केरल में ना एपीएमसी है। कांग्रेस ने तो खुद एपीएमसी ख़त्म करने की बात कही थी 2019 में। 2010 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए, हुड्डा जी की कमेटी ने। 2007 से लेकर 12 तक प्लानिंग कमीशन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही थी। पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किस्सा हरियाणा में शुरू हुआ, और जो ये रिकमेंडेशन अब जो लागू हुई है उसकी हाई पावर्ड कमेटी में भी अमरिंदर सिंह थे। मगर सर फिर किसानों को ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो है अडानी अंबानी के मुखिया हैं उन्हें सब बेच दिया जाएगा? एक भय दिखाना हमें उद्योगपतियों का कि उद्योगपति जो है वो राक्षस है, वो आएंगे तो आपको खा जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं मानता हूँ उद्योगपति बहुत बड़े राक्षस है। अडानी अंबानी दुनिया के देश के सबसे बड़े राक्षस है। मुझे बताओ कि अंबानी और अडानी क्या 2014-16 मई के बाद पैदा हुए थे क्या? जी ये दोनों राक्षस ने तब जन्म लिया था जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे मोदी जी। जी इससे पहले क्या गरीब घराने के साइकिल पर घूम रहे थे 2014 से पहले? अरे अडानी और अंबानी तो बहुत अमीर रहे हैं, और उनको तो 72,000 1 लाख करोड़ का लोन कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग अडानी अंबानी का फ़ायदा करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप किसानों को अमीर होते नहीं देख सकते। ओरिजिनली तो अडानी और अंबानी को बनाने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। तमाम मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, उनके चॉपर में घूमना, उनके फ्लाइट में घूमना। दरअसल आज जो होने वाला है, मैं आप एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जी सर। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की बात हो रही है। 1991 में केवल सरकारी उद्योग चलते थे, सरकार हर उद्योग में थी। 91 के बाद प्राइवेट सेक्टर का उभार हुआ। क्या किसी को नुकसान हुआ? तब भी प्रोटेस्ट हुआ। नुकसान हुआ कि आज हम एक ज़्यादा मजबूत देश बने। यही चीज़ें चली थी सर। मोबाइल्स, पहले ये जो है ना, मेरे माँ बाप को ये नहीं मिलता था। मेरे माँ बाप को अर्जी लगानी पड़ती थी कि हमें डिब्बा दे दो लैंडलाइन का। ठीक है, आज सबके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है और कॉल की रेट कम हुई है। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। पहले केवल डीडी न्यूज़ चलता था, उदारीकरण आया। आज 10 चैनल खुले हैं, ये चैनल आपके सामने खड़ा है। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। उदारीकरण का हर क्षेत्र में फ़ायदा हुआ तो केवल किसानों को नुकसान क्यों होगा? और अगर उनको कोई उनकी जायज़ मांगे है तो उसको सुधारी जा सकती है। पर जिन्होंने 1991 रिफॉर्म्स लाने का काम किया, आज वो रिफॉर्म्स के खिलाफ देश में जहर फैला रहे हैं। तो क्या हो रहा है सर? क्या बिचौलियों से जो कहा जा रहा है, बिचौलिया इस कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो इसको रोकने की कोशिश हो रही है विपक्ष से कि रोक दिया जाए? आंकड़े देख लीजिए। हाँ। पंजाब में अड़ती जो होता है उसकी एक कमाई होती है, सरकार को वहाँ से टैक्स मिलता है, और वो दोनों चीज़ ख़त्म हो जाएगी इस कानून से आने से। इसीलिए उनको नुकसान होगा 3-4 हज़ार करोड़ का प्रतिवर्ष, और इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, इस देश में क्या केवल 23 क्रॉप्स जिस पर एमएसपी मिलती है उतने ही किसान हैं क्या इस देश में? जी। इस देश में फल, सब्जी, बाकी के जो कैश क्रॉप्स जिसे कहते हैं, रबड़, बाकी चीज़ें भी उगाने वाले किसान हैं। 16 करोड़ किसान हैं एक आंकड़े के हिसाब से। तो वो 16 करोड़ किसान जो आज सड़कों पे नहीं है, या वो 16 करोड़ किसान जो ये बाकी 23 क्रॉप के अलावा भी क्रॉप उगा रहे हैं, उनकी भलाई का कौन सोचेगा भाई? और दूसरी बात, अगर आपको लगता है मंडी ख़त्म हो जाएगी, बताइए कौन से प्रावधान में मंडी ख़त्म होने का प्रावधान लिखा है? एमएसपी के बारे में कह रहे तो कहाँ पे लिखा है? और जो चीज़ें आपको चाहिए कि मंडी और प्राइवेट में समानता हो, कर दिया सरकार ने। एमएसपी लिखित में दे दो, कर दिया सरकार ने। हमें एसडीएम के पास नहीं, कोर्ट में जाना है, कर दिया सरकार ने। अब क्या बचा है? तो सर क्या माने कि ये जिस तरीके से जो इसमें प्रमुख पार्टियां निकल कर आई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो। सुन लो, हाँ, आम आदमी पार्टी, इतना दोगलापन, इतना दोगलापन। अब मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी कानून थे। 23 नवंबर को किसान विरोधी कानून इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अच्छा, तीनों नहीं किया, एक ही किया, और फिर आकर टीवी पर कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें तो करना पड़ा। अरे भाई, करना पड़ा तो तीनों ही रोक देते या तीनों ही कर देते। एक किया। अब मुझे सुनाई दे रहा है कि स्पेशल असेंबली सेशन बुला रहे हैं और उन कानूनों को जिनको नोटिफाई किया है उसको वापस भी ले रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने कहा कि हम कानूनों को नोटिफाई नहीं करेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, वो अध्ययन करेगी। कमेटी बनाई 4 नवंबर को, आज जाकर पहली मीटिंग हुई है उनकी,
आज क्या दिन है? 17 दिसंबर। 4 नवंबर से 17 दिसंबर तक इनको फुर्सत नहीं मिली कि एक बार बैठकर सोच विचार करें। अच्छा, वहाँ पर कैसे नोटिफाई नहीं किया? पंजाब में नोटिफाई नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार को नोटिफाई करना पड़ा। मतलब ये, और दिल्ली में किसान कितने हैं? 1%। तो ये इस तरीके के लोग अपनी पंजाब की राजनीति की बुआई करने के लिए दिल्ली के लोगों को परेशान मत कीजिए। सर यही चीज़ है, क्या ये लड़ाई चल रही है पंजाब इलेक्शन को देखते हुए कि पंजाब का नेता कौन और किसानों का नेता कौन? योगेंद्र यादव और ये आपके अकाली दल, इन सब का आना, ये पंजाब में कुछ रूप से एक्टिव पार्टीज़ हैं जो वहाँ चुनाव लड़ती हैं, आम आदमी पार्टी का आना, तो क्या ये चल रहा है कि पंजाब इलेक्शन हो और इस समय हम साबित कर दें किसान का कौन बड़ा नेता? देखिए, किसानों की रसोई पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की पूरी कवायद है। किसान बहाना है, मोदी निशाना है, ये समझ लीजिए आप। और इसीलिए अगर आप देखें, जिस अकाली दल ने, आज अकाली दल ये कह रहा है, अकाली दल ने तो जब विधेयक पारित हुए कैबिनेट के द्वारा, ऑर्डिनेंस आया था ना पहले जून में, तब उसका समर्थन किया था। हरसिमरत कौर जी का बाइट है पूरा कि मैं इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करती हूँ, इसको होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कानून। फिर उसके बाद वो पलट गई। राकेश टिकैत साहब का भी मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, उनके पिताजी का। पूरी जो लड़ाई टिकैत साहब ने लड़ी, तो वो तो मंडी के अंदर जो मोनोपोली है, किसान मारा जा रहा है, उससे मुक्त कराने की लड़ाई थी। और फिर राकेश टिकैत जी ने भी 4 जून 2020 को जब ये विधेयक पारित हुए, तब हिंदुस्तान अखबार में समर्थन का बयान दिया। फिर जाके पता नहीं क्या हो गया कि सारे लोग यू टर्न करने लगे। तो मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक ज़मीन की लड़ाई है। जी सर, ये आंदोलन और जो शाहीन बाग का आंदोलन था सर, कई समानताएं इसमें दिखती हैं। जैसे वहाँ नारे लगे थे, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, वैसे ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, हाँ, मोदी मर जा तू, इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोकेंगे। ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि किसान अगर कुछ बात करता है तो किसानों की बातों से किसी को कोई बैर नहीं है। किसानों को बात करनी भी चाहिए, किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तमाम सरकार के और बाकी लोग तैयार भी है। आपको शायद पता होगा कि हरियाणा के 116 एफपीओ ने बात की है सरकार से, उसके बाद 10 संगठन आए थे और 10 प्रदेशों से। अब कल भी भारतीय किसान यूनियन, जो किसान ब्रैकेट किसान के है, उसने भी बातचीत की है नरेंद्र तोमर से। तो उनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, पर शाहीन बाग के जो लोग हैं, शाहीन बाग की मानसिकता के जो लोग हैं, तब उन्होंने वो नारे लगाए। उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए और अब भी वो दिल्ली के एक और देश में दंगे भड़काने की पूरी कवायद कर रहे हैं। और इसीलिए ये महागठबंधन है कुछ वामपंथी, इस्लामिस्ट और ऐसी देश विरोधी ताकतों का, जो हर एक मौके पर दूसरों के मुद्दे पर झपट पड़ती है और एक गिद्ध की तरह, राजनीतिक गिद्ध की तरह। आप मुझे बताओ, एक जगह पर शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर दिखाई दिए और उसका खंडन खुद राकेश टिकैत जी ने किया। उसका खंडन कांग्रेस जो किसानों के नेता हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये हमारी मांगों में है ही नहीं। पर फिर भी प्रशांत भूषण, ये भी एक नए किसान बने हैं। हाँ, प्रशांत भूषण भी जो किसानी करते हैं, अपने आप को बताते हैं मैं किसान नेता हूँ, गार्डनिंग करते तो किसान नेता बन गए। तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, शर्जील इमाम को रिहा करो। अब शर्जील इमाम भी किसान थे क्या? उमर खालिद किसान थे? अरे देश में जहर की किसानी करना किसानी नहीं होती ना। तो क्या किसान आंदोलन के आड़ में सर टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस आंदोलन को अपने हाथों से कैप्चर कर लिया है? पूरी तरीके से किसानों के नाम पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर, इसमें किसानों का दोष नहीं है, इसमें दोष ये बहरूपियों का है, इसमें दोष इस राजनीतिक गिद्ध गैंग का है, लॉबी का है, जो हर मौका ढूंढती है। मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आने पर इनको कतई कोई वक्त नहीं लगता और इसीलिए ये लोग उतर आए हैं। योगेंद्र यादव इनका एक मोहरा है, इसको आगे करके मैं किसानों से कहूँगा कि आप सचेत रहें। आप सरकार से जो आपकी बातें मनवाइए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मनवाइए, पर इनके चंगुल में मत आइए। ये लोग केवल और केवल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, और अगर नहीं है ऐसा, मैं योगेंद्र यादव को चैलेंज देता हूँ, वो आपके शाइनिंग इंडिया पे चैलेंज दे रहा हूँ, अगले 24 घंटे में वो एक बार केवल इतना कह दे, आप फ़ोन लगाना इसके बाद, एक बार केवल कह दे कि केरला की वामपंथी सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी सोनिया की सरकार, ये दोनों किसान विरोधी है, क्योंकि इन्होंने भी एपीएमसी में ऐसा स्टैंड लिया था। अगर वो कह दे 24 घंटे में, तो मैं अपने बयान वापस ले लूँगा। धन्यवाद सर।